ये हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोगों को जो स्क्रीन मैंने शेयर किया है वो दिख रहा है? जी मैम। हाँ। अच्छा, विजिबल है और रीडेबल भी है, पढ़ सकते हैं आप इसे? यस मैम। यस मैम। करेक्ट। तो शुरुआत जो हमने की थी इसको चर्चा करने के लिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार, और साथ ही में हमने ये भी बताया था कि भैया इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो टर्म है ये कब बोला गया। तो आपको पता है मैकैर्थी नाम का जो व्यक्ति था उसने डॉर्थमाउथ कॉन्फ्रेंस में ये पहली बार टर्म को उच्चारित किया, उसने पहली बार इस टर्म को प्रपोज किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर अब ऐसा 1956 में। 1956 में, वेरी करेक्ट। पर इसके पहले भी कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी है, जैसे कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बोला जाता है कि बहुत पुराना है, मतलब इसको एक कमर्शलाइज रूप तो दिया गया है मान लो 1950 से आगे जाके, पर ये बहुत पुराना टर्म है और बहुत पुराना वो तरीका भी है, मतलब जो तरीके इसके यूज होते थे वो काफी पुराने, मतलब जैसे एंशियंट ग्रीक और इजिप्शियन के वहां से ही ये चलते आ रहे हैं। तो अब हम लोग एक एक करके इस हिस्ट्री के बारे में देखेंगे और उसकी हिस्ट्री, मतलब आप देख सकते हैं 1940 से लेके तो आज तक की क्या हिस्ट्री रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट करके देखेंगे। तो 1943 और 1952, 1943 से लेके तो 1952, ये जो पीरियड है, ये जो कालखंड है, इससे मैच्योरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये ईयर 1943 में, हाँ रितिका आप पढ़ो बेटा। यस मैम। Maturation of Artificial Intelligence 1943-1952. Year 1943. The first work which is now recognized as AI was done by Warren McCullough and Walter Pitts in 1943. They proposed a model of artificial neurons. हाँ, रुक जाओ। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो लिखा गया है 1943 में, एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस मैचुरेशन जनरेशन में। वो था कि मैकक्यूलो और वॉल्टर पिट्स नामक ये दोनों व्यक्तियों ने एक मिनट बेटा, हेलो, बरं बाकीचं करून घे मग। ये मैकक्यूलो और वॉल्टर पिट्स नामक ये जो दो व्यक्ति थे, इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरॉन का मॉडल प्रपोज किया। अब आर्टिफिशियल न्यूरॉन का मॉडल क्या है? अब आपको पता है कि हमारी जो मस्तिष्क है उसकी रचना जटिल न्यूरॉन के एक साथ जुड़ने से होती है, पता है आप लोगों को? Yes, ma'am. हाँ, जिसे हम लोग तंत्रिका जाल बोलते हैं, मतलब न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, न्यूरॉन को हम तंत्रिका बोलेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, उस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को मैकक्यूलो और वॉल्टर पिट्स ने एक मॉडल के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। तो इस 1943 में जो इन्होंने मॉडल बनाया, उस मॉडल को मैक्युलो पिट्स मॉडल के नाम से जाना गया। तो ये जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन का मॉडल है, जैसे कि देखो जो न्यूरॉन में सेंटर होता है, मतलब उसकी जो बॉडी होती है जिसे हम लोग सोमा बोलते हैं, ठीक है, सोमा। और न्यूरॉन का जो भी इनपुट होता है, वो सारे डेंड्रॉइड से होता है, मतलब डेंड्रॉइड से उसे इनपुट आता है। और एक और पार्ट होता है एक्सॉन, उस एक्सॉन से आउटपुट उस न्यूरॉन के बाहर निकलता है। तो ये न्यूरॉन क्या चीज है? इसमें एक होता है कि भैया एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर, जैसे हमारा लाइट चलता है, ठीक है, पर्टिकुलर वोल्टेज पर हमारी मशीन चलती है,
तो इस न्यूरॉन में, इस सोमा में, जो न्यूरॉन की जो बॉडी है, इस बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं कुछ रिएक्टिव्स होते हैं जिसे हम लोग संप्रेषण भी बोल सकते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस के आधार पर न्यूरॉन फायर होता है, मतलब उस न्यूरॉन का इंफॉर्मेशन का आउटपुट निकलता है। तो इसको खैर हम लोग आगे आने वाले वर्षों में और अच्छे से पढ़ेंगे, पर बोलने का ये है कि 1943 में जब क्लोपिट्स मॉडल आया, जो कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन का मॉडल था, उसमें ये था कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन जिस तरीके से काम करता है, उस तरीके से अगर हम लोग ऐसे कई सारे आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को जोड़ देंगे तो वो भी ब्रेन जैसा काम करने लगेगा। इस संकल्पना के आधार पर वो बनाया गया था। अब आगे 49 में इसी को आगे बढ़ाते हुए हेब मॉडल या फिर डोनाल्ड हेबियन लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया। अब ये जो डोनाल्ड हेब नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ रहा है, तो इसके बीच में वाले जो कनेक्शंस होते हैं, वो कनेक्शंस कैसे अपडेट होते हैं, कैसे अपडेट होते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ बातें हमें बहुत अच्छे से याद आती है और कुछ बातें हमें अच्छे से याद नहीं आती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है, ये जो हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो न्यूरॉन है वो लिंक रहता है इस इंफॉर्मेशन को याद दिलाने में। तो इसके जो रूल होते हैं, वो रूल्स किस प्रकार से अपडेट होंगे और उस तरीके से दो न्यूरॉन्स के या कई न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शंस बने हुए हैं वो कैसे मॉडिफाई होंगे, वो बताया था डोनाल्ड हेब ने, जिससे बताया गया, इस रूल को हेबियन लर्निंग के नाम से भी जाना गया। ये कब हुआ, 1949 में। अब 1950s में देखो, आप लोगों को ये सारे माइलस्टोन अच्छे से याद रखने हैं। 1950s में क्या हुआ, ये पढ़िए। The Alan Turing, who was an English mathematician and pioneered machine learning in 1950, Alan Turing published Computing Machinery and Intelligence, in which he proposed a test. The test can check the machine ability to exhibit intelligent behavior equivalent to human intelligence, called a Turing test. अब ये जो ट्यूरिंग जिसे बोलते हैं, ट्यूरिंग टेस्ट, अब ये ट्यूरिंग नाम का, एलन ट्यूरिंग नाम का जो मैथमेटिशियन था, इसने 1950s में एक ट्यूरिंग मशीन बनाई, या ट्यूरिंग मशीन उसी के नाम से जानी गई, ट्यूरिंग मशीन या फिर ट्यूरिंग टेस्ट। अब ये जो ट्यूरिंग टेस्ट थी, ये ट्यूरिंग टेस्ट क्या बताती थी कि आपका कोई भी, जैसे मतलब ट्यूरिंग मशीन में कोई अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है, तो वो किस तरीके से वो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस पहचानने का, उससे अलग अलग तरीके से वर्ड्स बनाने का, या फिर उस वर्ड्स के जो भाग है उन भागों को जोड़ के कोई कुछ नया शब्द बनाना है। इस तरीके के वो जो टेस्ट थे, जो कि इंटेलिजेंट एबिलिटी एग्जिबिट करते थे, उस इंटेलिजेंट बिहेवियर को इन्होंने एक मशीन के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया। तो इस ट्यूरिंग टेस्ट जो था, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये हुआ था आपका 1950s में। हाँ प्रशांत। जी मैम। हाँ, आप यहाँ देख रहे हैं द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1952-56। ये पढ़ो, 55 वाला पढ़ो, ईयर 55। Year 55. Anne Ellen Neville and Herbert Simon created the first artificial intelligence program, which was named as Logic 3STIS. This program had proved 38 of 52 mathematics theorems and find new and more elegant proofs for some theorems. थ्योरम्स।
तो यहाँ पर ये जो हर्बर्ट एंड सीमोन नाम के जो दो व्यक्ति थे, इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, एक कोड लिखा, और वो जो कोड था, उस कोड की ये स्पेशलिटी थी कि कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मतलब मैथमेटिकल थ्योरम जैसे कि ह्यूमन बीइंग सॉल्व करता है, उस तरीके से ये जो लॉजिक थ्योरिस्ट नाम का उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम बनाया, वो भी उस थ्योरम को प्रूव कर सकता था। तो ये जो है, ये भैया थ्योरम प्रूव करना वगैरह, ये कोई तभी के ज़माने में, देखो हम कब की बात कर रहे हैं, 1955 की बात कर रहे हैं, तभी ऐसी कोई मशीन बनी नहीं थी। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम इन्होंने बनाया, ये प्रोग्राम को फिर बाद में इन्होंने पेपर के द्वारा और ये सब चीज़ों कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रेजेंट किया, और ये बता दिया कि भैया प्रोग्राम के आधार पर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस काम कर सकता है, वैसे ही मशीन भी इंटेलिजेंटली काम कर सकते हैं। अब 1956 में इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो टर्म है, ये अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैककार्थी ने डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में इसको पहली बार प्रपोज किया, और तब से 1956 से जहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस को एग्जिबिट करने की बात आ रही है, तो उस टर्म को, उस एंटिटीज को, ऐसे प्रोग्राम्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया। ये हुआ आपका 1956 में, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं ना कि जो ये जो बर्थ जिसे बोलते हैं, ये 1952 और 1956 तक वाला जो पीरियड है, ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड था कि जय भैया तब से जो पहले वाले भी काम थे, जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन का मॉडल बना, ये वो सारी चीजें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक अम्ब्रेला टर्म में सारी की सारी आने लगी। और तभी ये पीरियड भी ऐसा था कि जहाँ पर फोर्ट्रॉन, लिस्प और कोबोल जैसी प्रोग्रामिंग भाषाएं जो है वो चल रही थी, तभी ये टाइम था, इन्वेंट हुआ था। तो ये प्रोग्रामिंग, देखो पीरियड ऐसा था ना कि इतना वो एआई को फ्लरिश करने वाला पीरियड था कि एक तरीके से ये प्रोग्रामिंग भाषाएं भी डेवलप हो रही थी, दूसरी तरीके से कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग भी हो रहे थे। तो ये एक दूसरे को जो बोलते हैं ना, सपोर्टिंग एनवायरनमेंट जैसा काम कर रहा था ये सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलिए या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम बोलिए। तो ऐसे धीरे धीरे इसको आगे फ्लरिश किया गया 1956 से लेके तो 1974 तक, जिसे कि गोल्डन ईयर्स के नाम से जाना गया, गोल्डन ईयर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ रितिका, 1966 का पढ़ो। Year 1966. The researchers emphasized developing algorithms which can solve mathematical problems. Joseph Weizenbaum created the first chatbot in 1966, which was named as ELIZA. हाँ, विच वॉज नेम्ड एज एलिजा। अब देखो ये जो 1966 में जिसे गोल्डन ईरा बोला जाता है, इस गोल्डन पीरियड में ये जो एलिजा नाम का जो चैटबॉट था, वो चैटबॉट आपके सिंपल से सवालों का जवाब देता था। चैटबॉट आपको पता है क्या होता है प्रशांत? जैसे व्हाट्सएप है, चैटिंग करने के लिए यूज होता नहीं, है। वो नहीं, नहीं बेटा, वो नहीं। पीएचडी वाले लोग मैम दे रहे थे, लेकिन हम लोग उस समय उतना जान नहीं रहे थे इसके हाँ बारे में। नहीं, हाँ हाँ, आपको पता था कि भैया हमें तो अभी कुछ लेना देना है नहीं इससे, तो क्यों सर डाले ओखले में, है ना। मैम तो देखो चैटबॉट का मतलब ये होता है, चैटबॉट, चैटबॉट ये ऐसा एक उपकरण बोल सकते हैं या फिर अनुप्रयोग बोल सकते हैं, जो कि आपके सवालों का जवाब, आपके बताए गए कोई भी सवाल हो, आप चैट करना चाहते हो, तो ऐसे
चैट करेगा जैसे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने प्रोग्राम है, कोई मनुष्य नहीं है। अब जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, मैंने आपको मैसेज किया, आपने रीड किया और उस तरीके से आपने रिस्पॉन्ड किया और ज्वाइन किया, ठीक है। पर चैट बोट में ऐसा नहीं होता है। अब देखो, जब आप साइट पर जाइए तो वेबसाइट पे कोई बैंकिंग के वेबसाइट में, मार्केटिंग के वेबसाइट में, वहां राइट हैंड साइड कॉर्नर में एक चैट बॉक्स लिखा होता है और बोलता है मे आई हेल्प यू। फिर अगर आप लिखते हैं कि भैया आई वांट टू नो अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, तो बोलता है कि हाँ, कैन यू टेल मी योर नेम, योर क्लास, स्टैंडर्ड वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो ऐसे आपसे आप सवाल पूछेंगे, वो आपसे सवाल पूछेगा, और जब उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, भैया हाँ स्टैंडर्ड पता चल गया, वो कौन सी बैकग्राउंड से है वो पता चल गया, उसका रेसिडेंशियल सिटी पता चल गया, तो वो फिर आपको एडवाइस दे देगा कि हाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? मैम। हेलो? यस यस मैम। मैम। हाँ, यस मैम नहीं बोलना है, तो थोड़ा क्विकली बोलो, तो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं। मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि भैया मैं किसी चैट बॉट से चैट कर रही हूँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो मैम। ये इलिका नामक जो चैटबॉट था, जो कि 1966 ने बनाया जोसेफ जी ने, तो ये चैटबॉट आपको रियल टाइम आपकी आवाज कट बताता रही है। था, रियल टाइम आंसर्स दे दे रहा था। तो ये मेरी आवाज कट रही हो, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है बेटा मेरे साइड में, क्योंकि मैं घर पर बैठी हूँ ना। ओके मैम। हाँ, प्रश्न 1972 वाला पढ़ो। Year 1972, the first intelligent humanoid robot was built in Japan, प्रशांत, which was... Yes, ma'am. Hello. Hello. मैम आवाज जा रही है? हेलो मैम। हेलो। हाँ हेलो। जी मैम, आवाज जा रही है? हाँ हाँ, तो कट रही है पर फिर भी समझ आ रहा है। Yes, ma'am. Year 1972, the first intelligent humanoid robot was built in Japan, which was named as Wabot First. हेलो? जी मैम। हाँ हाँ, बोलो बेटा बोलो। मैम मैम पढ़िए। पढ़ लीजिए। आप में शायद नेटवर्क नहीं है मैम। थोड़ा सा तुम हेलो मैम। मैम आप में नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। मैम हम लोग बोल रहे हैं पर आपको सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, ये बात हो रही है। अच्छा सुनो, अभी सुनाई दे रहा है? यस जी मैम मैम। अब सुनाई ठीक दे है। रहा है। अब यहाँ पर 1972 की बात है भैया, कि जापान ने पायोनियर, जो जापान है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इन्होंने वेबोट नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया, जो कि ह्यूमन बीइंग जैसा ही काम करने वाला, बट कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में वो था। अब आ, आता है विंटर ऑफ एआई, जो कि 74 और 1980s का वो कालखंड है, जिसके बीच में क्या हुआ कि कई सारे जो कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, इन्होंने बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पब्लिसिटी की। पर हुआ ये कि कई बार ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैसों की जरूरत होने के कारण, कई सारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, कई जो देश काम कर रहे थे इस पर, इन्होंने बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं न देने के कारण इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम काफी पीछे रह गया। तो ये 1974 और 80s जो है वो बोलते हैं कि विंटर पीरियड ऑफ एआई। सो यहाँ लिखा हुआ है सेवरल शॉर्टेज ऑफ फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर एआई रिसर्चर्स।
तो इससे इस पीरियड को विंटर ऑफ एआई के नाम से जाना जाता है। फिर 1980s ऑनवर्ड्स जो पीरियड है, उस पीरियड को बूम ऑफ एआई बोला जाता है, क्योंकि जहां पर 1980s में एक्सपर्ट सिस्टम भी डेवलप किया गया। उसके बाद में इन्होंने कई सारे, मतलब जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जो कि किसी ह्यूमन एक्सपर्ट को अगर हम पूछेंगे सवाल, तो ह्यूमन एक्सपर्ट जिस तरीके से जवाब देगा, उसी तरीके से जवाब देने वाली एक एआई सिस्टम उन्होंने बनाई, एक्सपर्ट सिस्टम बनाई। और इस एक्सपर्ट सिस्टम अच्छा पीरियड बूम ऑफ एआई के नाम से इस पीरियड को जाना जाता है, जो कि 1980s और 87 के बीच में है। अब सेकेंड एआई विंटर फिर से आ गया। अब पहला जो एआई विंटर था वो कब था प्रशांत? 1970। Yes, ma'am. पहला एआई विंटर जी मैम। हाँ, करेक्ट। अब दूसरा विंटर था 87 93 के बीच में। ये जो पीरियड था 87 to 93 के बीच में, देखो 6 साल है पूरे। जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी एजेंसीज थी, जो गवर्नमेंट के पैसों के आधार पर अपना काम कर रही थी, रिसर्च फंडिंग्स उनको मिल रही थी, तो फिर से ये हो गया कि गवर्नमेंट स्टॉप इन फंडिंग फॉर एआई रिसर्च। और ये इस वजह से हुआ, इसका जो कारण था ये इस वजह से हुआ कि जो रिजल्ट था वो बहुत अनसर्टन था, और उसकी कॉस्ट थी काफी ज्यादा कॉस्ट थी उस एक्सपेरिमेंट्स की, और रिजल्ट जो थे वो इतने अच्छे, लुभावने और अप टू द मार्क नहीं थे। तो ये जो था, ये सेकेंड विंटर ऑफ एआई के नाम से जाना जाता है, 1987 1993। ठीक है। और इसी बीच ये एक्सकॉन नाम की जो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव जो एक्सपर्ट मशीन है वो बनाई गई, बट ओवरऑल ये देखा गया कि गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट फंडिंग के आधार पर जितने भी एआई रिसर्च हुए वो सब 2011 के बीच की ये जो बात है, इन्होंने 1997 में डीप ब्लू नामक जो कंप्यूटर सिस्टम बनाई, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, उसने वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को बीट किया। अब मुझे बताओ ये कौन से प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मशीन है? हाँ रितिका, प्रशांत, ये कौन Yes, से ma'am. प्रकार का है? कौन से? डीप आर्टिफिशियल ब्लू? नैरो इंटेलिजेंस का एक हाँ, प्रकार है। नैरो है। और जो पहले 4 बताए थे उसमें से ये कौन सा है? क्या ये लिमिटेड मेमोरी है? लिमिटेड मेमोरी, यस मैम, लिमिटेड मेमोरी में आएगा। लिमिटेड जी मैम। मेमोरी है? आर यू श्योर? नो मैम, प्योरली रिएक्टिव, आई हाँ, एम श्योर, प्योरली यस रिएक्टिव। यस, अभी थोड़ा सा ठीक बोले आप। ये प्योरली रिएक्टिव है, लिमिटेड मेमोरी नहीं है प्रशांत। अब 2002 की बात है कि ये जो पहला वैक्यूम क्लीनर बना, वो पहला वैक्यूम क्लीनर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस हुआ था, और उससे इस तरीके के प्रोग्राम बनाए गए कि जैसे ह्यूमन बीइंग अपना साफ करेगा, जो वैक्यूम क्लीन करेगा, उसी तरीके से ये वैक्यूम क्लीनर अपने आप ही विदाउट एनी असिस्टेंस काम करेगा। उसके बाद में 2006 में
2006 में जो कई सारी कंपनी, आईटी एजेंट्स है, फेसबुक, ट्विटर और नेटफ्लिक्स, इन्होंने धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब को छोड़कर बिजनेस की दुनिया में आ पहुंचा। और ये शुरू हुआ 2006 के बाद। अब ये जो 2006 के बाद ये शुरुआत हुई, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ड्रास्टिक लेवल पर बढ़ा कि आज तक, मतलब 2011 से लेके तो आज तक ऐसे कई सारे आविष्कार हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के देखने को मिलते हैं। उसमें से जैसे 2011 में वॉटसन है, 11 में वॉटसन है। वॉटसन ऐसा एक प्रोग्राम बनाया है आईबीएम ने कि वो आपके कई सारे सवालों का जवाब देता है। कई सारे, मतलब कई सारे सवाल, मतलब उसने तो खुद जो सवाल जवाब वाला है वो सेशन बीट कर दिया, मतलब ह्यूमन बीइंग, मनुष्य को बीट करके उन्होंने ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का जवाब दिया कि सही में ये एक आश्चर्य वाली बात थी। और इवन वॉटसन, ये जो सिस्टम बना, इसने ये भी प्रूव कर दिया कि मशीन कुड अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज और कैन सॉल्व द ट्रिकी क्वेश्चंस क्विकली। अब देखो, मैं अगर कोई सवाल पूछती हूँ आपसे, तो मैं मेरी भाषा में पूछूंगी और मैं आड़ा टेढ़ा भी पूछूंगी तो आप उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो वॉटसन, ये आईबीएम की मशीन जिसने की ये बताया कि नेचुरल लैंग्वेज कैन बी डिकोडेड एंड अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन्स, बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हुआ 2011 में। 2012 में गूगल ने एक ऐप लॉन्च किया, एंड्रॉइड ऐप फीचर, जिसको बोलते गूगल नाउ। और इस गूगल नाउ के आधार पर के गूगल नाउ वाला जो फीचर है वो क्या करता था, इट्स एबल टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द यूजर एज अ प्रेडिक्शन। मतलब यूजर को इंफॉर्मेशन देता था, पर वो कैसे देता था, एज अ प्रेडिक्शन। मतलब आपको मान लो कि ये एक्सपेक्टेड है, मॉर्निंग में ये वीडियोस एक्सपेक्टेड है, तो गूगल अपने आप ही वो वीडियोस बता देगा। आपने कई बार वो म्यूजिक सुने होंगे, तो ऐसा उसी बैंड का, उसी सिंगर का कोई वीडियो रिलीज हुआ तो फिर वो बता देगा। इस तरीके से ये जो फीचर्स है ये गूगल ने लॉन्च किए, तो ये तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तो करिश्मा हो गया ना। और फिर 2014 में यूजिन गोस्टमैन नाम का चैटबॉट जो बनाया गया, उसने ट्यूरिंग टेस्ट को भी बीट कर दिया। ट्यूरिंग टेस्ट को उसने जीत लिया। और बाद में प्रोजेक्ट डिबेटर आया। प्रोजेक्ट डिबेटर जो था वो क्या करता था, डिबेट करता था, डिबेट। और ऐसा डिबेट कि भैया ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स दे दो, और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स देने के बाद में भी ये जो डिबेटर है ये उन मनुष्यों के साथ, उस कोई पर्टिकुलर विषय का जो एक्सपर्ट है, उस एक्सपर्ट के साथ वो डिबेट करने के लिए काफी था। तो ये है 2018 की बात। और अब आप देख सकते हैं कि गूगल ने एक, जिसे बोलेंगे ना कि बहुत ही अच्छा एक नमूना पेश किया, डुप्लेक्स नाम का वर्चुअल असिस्टेंट बनाकर। डुप्लेक्स नाम का वर्चुअल असिस्टेंट उसने इस तरीके से बनाया कि भैया वो वर्चुअल असिस्टेंट हेयर ड्रेसर से कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले रहा है, पर हेयर ड्रेसर को पता नहीं चल रहा है कि मैं मशीन से बात कर रहा हूँ या कोई व्यक्ति से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक जा चुका है। और हमने पहली कक्षा में भी सोफिया नामक जो रोबोट बना था, उस रोबोट के बारे में भी हमने चर्चा की। और हमने ये भी चर्चा की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रयोग है, इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव एज वेल। कंस्ट्रक्टिव तो है ही, पर
डिस्ट्रक्टिव भी वो हो सकता है। हाँ, आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? Yes, जी ma'am. मैम। यस। तो ये आपकी हिस्ट्री है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री है। आपको इसे कल पढ़ के आना है अच्छे से, और आपको इसके सवाल पूछे जाएंगे कल। आप अच्छे से पढ़ के आएंगे तो अच्छे से जवाब देंगे। Yes, ma'am. हाँ, जी मैम। और ये मैं शेयर करने वाली नहीं हूँ। आपने नोट डाउन किया कि नहीं किया? मैंने पहली कक्षा में ही बता दिया था आपको कि आप ये करके रखना है करके। एक बार ईयर 1966 और 1972 एक बार revise कर। ये देखो 1966 का देख लेते हैं। एलिजा। Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। तो कल आपको ये सब रिवाइज करके आना है, और हम लोग थोड़ा सवाल जवाब करेंगे इस पर, और फिर आगे का कुछ प्लान करेंगे पढ़ने का। Okay, ma'am. ठीक है? ओके समझ मैम। में तो आ ही रहा होगा आपको, कैसे कोई लॉजिकल चीज नहीं है, अभी तक आई नहीं है। Yes, ma'am. जी मैम। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हिस्ट्री वगैरह जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसी तरीके से। Interesting subject है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।